हेलो चौहाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और यहाँ पे हम आपसे शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। और जिसका नाम है, ये रहेगा हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। बीएड कर रहे हैं जो भी बच्चे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर है कि हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होता है, ठीक है। जैसे अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स, इनका यूज़ अमंग अडल्ट्स, ठीक है, सॉरी अडोलसेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, किशोर अवस्था जो होती है, तो उसमें जो बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स, तो इसके बारे में लिखना है आपको कि क्यों करते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसके रेमेडियल मेजर क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। अब देख तो यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, उसके ऊपर भी टॉपिक अपलोड हो चुका है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, वो क्या होती हैं वो भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमने जैसे डिटर्मिनेंट्स एंड डायमेंशंस क्या होती है हेल्थ की, वो भी अपलोड हो चुका है। तो इससे पहले जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा बीएड कर रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो उनका एक टॉपिक है 2.1, जिसके अंदर ये वाला लिखा हुआ है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले बच्चा पार्टी आपका सपोर्ट बिल्कुल ही कम रहता है, ठीक है। वीडियो देखते हो आप, लाइक वगैरह भी नहीं करते हो आप, ठीक है। तो लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। हम अगर आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतना तो आपका बनता है। अब देखो यहाँ पे हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। सुनो आप यहाँ से कि हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होता है। देखो, हज़ार्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे स्वास्थ्य पे अफेक्ट पड़ सकता है ना। कोई भी हो सकता है, कोई एक कैलामिटी हो सकता है, कोई नेचुरल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, जिससे क्या होता है कि जो ह्यूमन लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं खतरे पे आ जाती है, ठीक है, या उसको खतरा पहुंचा सकता है, उसको हम हज़ार्ड कहते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ हज़ार्ड की। हेल्थ हज़ार्ड मीन्स स्वास्थ्य को हमारे वो डैमेज कर सकता है या उसके लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हेल्थ हज़ार्ड है। तो हेल्थ हज़ार्ड का मतलब क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी केमिकल, ठीक है, जो कि डेंजरस, जिसका क्या होता है डेंजरस अफेक्ट हो सकता है अगर कोई इसको इंडिविजुअल कंज्यूम करता है या उसको यूज़ करता है या उसके एक्सपोजर में आता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर यानी कारक आते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ में, ठीक है। यानी जो हमारी हेल्थ होती है शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि जैसे आपको टेम्परेरी कोई स्किन जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बहुत सारे जो है चक्कर आ सकता है आपको, जैसे अल्कोहल का कंज्यूम करते हो तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, आपकी थिंकिंग जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जैसे आपको कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, और ओबिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो गई या कोई और डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये आ जाएंगी हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़। उसके बाद देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सपोजर टू हेल्थ हज़ार्ड्स कैन आकर थ्रू टच, इनहेलेशन एंड इंजेक्शन। तो हम एक्सपोज कैसे हो सकते हैं हेल्थ हज़ार्ड को, कि जैसे टच कर रहे हो किसी केमिकल को, ठीक है, या इनहेल कर रहे हो, ठीक है, या फिर इंजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, निगल रहे हो, तो उससे जो है वो हमारे जो हेल्थ हज़ार्ड हैं हम इनसे एक्सपोज होते हैं, यानी हम इनके कंटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे देखो हेल्थ हज़ार्ड जो हमारे आ जाएंगे, बायोलॉजिकल हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं, केमिकल होते हैं, ठीक है, रासायनिक जिनको हम बोलते हैं, और फिजिकल आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले थोड़ा सा लिख देना कि बायोलॉजिकल हेल्थ हज़ार्ड, उतना ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसमें उतना टेंशन करने की ज़रूरत तो आपको है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जैविक, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, पैरासाइट, फंगस वगैरह हो गए। तो ये क्या करते हैं कि अगर ये इनहेल हो जाते हैं गलती से, इनको हम खा लेते हैं, ठीक है, या फिर इनके कम कंटेक्ट में आ जाते हैं गलती से, तो ये बहुत ज़्यादा है वो हमारे लिए घातक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो काज इलनेसेस आ सकती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी होगा, RSPIRAT और वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है वो हो सकती हैं, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और अदर सिस्टम जो भी ह्यूमन बॉडी के, उनको ये बहुत सारे डिजीज़ जो है वो पोज कर सकते हैं या काज कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल हेल्थ हज़ार्ड में थोड़ा सा आप लिख दोगे। उसके बाद देखो केमिकल हेल्थ हज़ार्ड मतलब कोई भी केमिकल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, ठीक है, यानी खतरा है। तो इसमें आ जाएगा एक्सपोजर टू अ नंबर ऑफ केमिकल्स, जो कि बहुत सारी एक्यूट एंड क्रोनिक जो नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो हमारे बॉडी पे डालते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्यूट मीन शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। और जो एक्यूट होता है वो उसका इफेक्ट जो है वो सेवर होता है, ठीक है। और जो क्रोनिक होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए डिजीज़ होती हैं जिनका आपको शुरू में इफेक्ट नहीं दिखता लेकिन बाद में दिखता है, जैसे एड्स हो गया, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो अपना जो है वो रंग रूप दिखाता है। जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, आई, नोज़, एयर, ऑर्गन लाइक जैसे लंग्स, ब्रेन, हार्ट, तो ये सारे के सारे जो है वो इनको अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ हज़ार्ड आ जाएंगे हमारे कुछ, ठीक है, जिसके अंदर आ जाएगा जैसे टेम्परेचर हो गया, रेडिएशंस हो गया, यूवी रेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे नॉइस वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ हज़ार्ड है, ठीक है।
जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। जैसे बहुत ज़्यादा नॉइस है, ठीक है, तो आपकी जो पावर ऑफ हेयरिंग है तो वो ख़त्म हो सकती है। कहता है कि एक्सपोजर टू ऑल दीज कैन कॉज डिजास्टर्स अफेक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भैया आगे किसी की भी व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य है उस पर ये प्रभाव डाल सकते हैं। अब हमारे आ जाएगा सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट है, ठीक है, दैट इज़ अल्कोहल आपके सिलेबस के अंदर है। तो इसमें उतना ज़्यादा आपको करना नहीं है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ अल्कोहल अमंग अडोलसेंट्स, ठीक है, एंड आपको बताने हैं इसके रेमेडियल मेजर, ठीक है। तो अब अगर आपको ये 12 के अंदर अकेला आ जाता है कि व्हाट आर हेल्थ हजार्ड्स ऐसे करके, एंड आपको लिखना है कि यूज़ ऑफ अल्कोहल अमंग अडल्ट्स या अडोलसेंट्स एंड उसके रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। तो अगर ये आपको आता है तो फिर आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अलग से आता है तीनों के तीनों एक ही क्वेश्चन आता है तो तब आप आसानी से थोड़ा थोड़ा करके लिखोगे। अब देखो अल्कोहल क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जो है वो डिफाइन करोगे सबसे पहले, ठीक है। तो अल्कोहलिक बिहेवियरेज जो होती है एक ड्रिंक होती है जिसके अंदर इथेनॉल होता है, ठीक है, और एक टाइप का अल्कोहल होता है इथेनॉल, आप सबको होता है, ठीक है, जिसको फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बनता किसी से, ग्रेन की फर्मेंटेशन करके, फ्रूट्स वगैरह की, या कोई और सोर्स ऑफ शुगर, ठीक है, वहाँ से ये क्या किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है कि जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब देखो द अल्कोहल इज एक्चुअली अ डिप्रेसेंट दैट कॉज द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू स्लो डाउन। तो ये सबको होता है डिप्रेस कर देता है, मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसका जो कार्य करने की शक्ति है, ठीक है, उसको स्लो डाउन कर लेता है। तभी आप जो है वो प्रॉपरली सोच नहीं पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, ठीक है, सबको पता है आपको। तो इसीलिए इसको डिप्रेसेंट कहा जाता है। उसके बाद देखो द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल एंड काज अ नंबर ऑफ डिजीजेज एंड हैव अ सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो ये भैया आ गया कि अगर हम कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, ठीक है, तो वो क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, और इससे बहुत सारी डिजीजेज जो हैं, ठीक है, हो सकती है, ठीक है, जिनका बाद में क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो सोसाइटी के अंदर आपका जो पर्सनैलिटी है, बात आप सही से करोगे नहीं, किसी से एकदम एंगर, ठीक है, मतलब एकदम फ्यूरियस हो जाओगे। तो आप सबको पता है कि जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है उसका बिहेवियर कैसा होता है। और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो डेली, तो आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी वीक होगा, आपके पैसे लॉस होंगे ना, कितना पैसा जो है वो खर्चा होगा आपका। फिर कहता है कि ईट्स कंजप्शन कैन आल्सो रिजल्ट इन हार्म टू अदर पीपल, ठीक है। जैसे किसी ने अगर पी रखी है, ठीक है, तो वो दूसरों को भी हार्म कर सकता है, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, कोवर्कर्स हो गए, स्ट्रेंजर्स हो गए। तो आप किसी को भी नहीं पहचानते हो, किसी से भी लड़ाई कर लोगे, ठीक है। एंड अल्कोहल कंजप्शन लीड टू डेवलपिंग सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि अभी बताया मैंने, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। मेंटल मानसिक रूप से जो आपको कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन जो है, अगर आप एडिक्टेड हो अल्कोहल के, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका जो मानसिक हालत है वो भी ख़राब हो जाएगा, यानी ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। बिहेवियरल डिसऑर्डर तो बहुत सारे आगे, ठीक है, कि आप प्रॉपर्ली जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड जो भी हमारे सिस्टम होते हैं। अल्कोहल एडिक्शन हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाएंगी, जैसे लीवर सिरोसिस, ठीक है, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकालता है। लेकिन अल्कोहल अगर बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो तो फिर इसका जो काम है वो बढ़ जाता है, तो ये हार्डनिंग हो जाती है लीवर जो होता है, ठीक है। फिर कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट के रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं, और अनकॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 3.3 मिलियन डेथ जो है वो हर एक साल, ठीक है, अल्कोहल के यूज़ से होती है, ठीक है। और लिखा है कि अल्कोहल इससे क्या होता है कि 200+ डिजीज़ होती हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। इंजरी कंडीशंस या डिजीज़ जो है वो होती हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल इंजरीज, जैसे आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कर देते हो पी के, वायलेंस कर रहे हो, सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे, ड्रिंक करी, किसी ने कुछ बोल दिया तो सुसाइड कर लिया, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर क्या है, कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। मर्डर कर दिया किसी का, रोड रेज, आपने देखा होगा शराब पी के लोग जो है वो, गलती खुद की होती है लेकिन दूसरे को देते हैं थप्पड़, तो रोड रेज, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे इंक्रीज द इंसिडेंसेस ऑफ HIV एड्स ट्यूबरकुलोसिस, तो इनके जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। देखो आप सबको पता है, जिसने ड्रिंक करा होगा तो उसको बिल्कुल ही उतना ख्याल नहीं रहता है, बिल्कुल अपना कॉन्शियसनेस लॉस है उसका, तो प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्शन इसका कुछ भी उसको पता नहीं रहता, तो बहुत सारे जो है वो HIV एड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीबी वगैरह, क्योंकि वो साफ़ सफाई पर्सनल हाइजीन तो उतना रखेगा नहीं जो आपने देखा होगा जो ड्रिंक करता है। उसके बाद कहता है कि अल्कोहल कंजप्शन बाय प्रेग्नेंट वुमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी जो फीटल डेवलपमेंट है या जो उनका बच्चा होगा, ठीक है, जो गर्भ में पल रहा है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, एंड प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन जो है वो वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। या फिर जो बच्चा आगे पैदा होगा, ठीक है, तो उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा अफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर हम कंजप्शन करेंगे अल्कोहल का तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आप अलग अलग से लिखोगे, ठीक है, इसमें जैसे कि सबसे पहले अल्कोहल अफेक्ट ऑन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो इसका एक साइनॉप्सिस बना के आ जाना, क्योंकि मेरे को पता है डेफिनेटली आएगा ये फैक्ट्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। तो आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है, स्पाइडर मैप, उसके साइड पे इसके सारे के सारे इफेक्ट्स लिख दोगे तो आपका एक पेज फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देना ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सारा आप लिख दोगे। फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके इनके बारे में आप लिख दोगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे जो बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो अंग होते हैं, उन पे क्या क्या इसका अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आप सबको पता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, उन पे क्या प्रभाव रहेगा। तो सूजन आ जाएगी उनमें, ठीक है, जैसे पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है, अब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है, क्रोनिक लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यानी उसमें सूजन आ जाएगी लीवर के अंदर। टॉक्सिक जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। लीवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ब्लड लेवल है, ठीक है, ब्लड लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल, सॉरी, वो हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब ब्लड लेवल कम हो जाता है उसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और जब हाई ब्लड प्रेशर शुगर लेवल हो जाता है उसको बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ जैसी कंडीशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ वही आ गया, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ जाना। तो ये सारी की सारी हमें कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर ये अफेक्ट्स हो जो है अल्कोहल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रल नर्व सिस्टम, आपके ब्रेन पे क्या अफेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। तो आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को डैमेज कर देगा, ठीक है, लॉस ऑफ ब्रेन सेल हो सकता है, और ब्रेन की जो एबिलिटी है, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करने की, वो कम्प्लीटली आप जो है वो लूज़ कर देते हो, ठीक है। एंड बॉडीली मूवमेंट्स भी आप जो है वो प्रॉपरली आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। ये आप सबको पता है, आपने देखा होगा कोई ना कोई शराब पी के चलता हुआ। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स, स्लर्ड स्पीच, विजन में भी अफेक्टेड। फाइन मोटर स्किल्स कौन से होते हैं, जैसे अगर देखा होगा, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो अगर कोई शराब पी के लिखता है तो आपने देखना वो पेन तक नहीं होल्ड कर पाता है ना। तो फाइन मोटर स्किल्स हमारे कहाँ पे काम आते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल फाइन काम करते हैं, जैसे आप नीडल में थ्रेड डाल रहे हो, ठीक है, या फिर लिख रहे हो, ठीक है, या कोई और काम कर रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल ही एकदम। और ग्रॉस जो है वो हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े काम कर रहे हो, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर आपका बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाने के लिए भी फाइन मोटर स्किल्स का उपयोग होता है, ठीक है, कि आपको कब क्लच छोड़ना है, कब ब्रेक लगानी है, ठीक है, कब गियर डालना है, तो वो सारी चीज़ें आपको फाइन मोटर स्किल्स का उपयोग होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्लर्ड स्पीच आ जाएगी, आप सही से बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है, और आपको जो है वो सही से देख भी नहीं पाओगे। स्पीच आपका लॉस वही आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, क्या बोल रहे हो आपको खुद नहीं पता रहेगा। थिंक, रिएक्शन टाइम एंड बैलेंस मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये आप सबको पता है, क्या सोचते हो आप, ठीक है। और रिएक्शन टाइम जो होता है, जैसे देखा होगा आपने, किसी अगर कोई जिसने ड्रिंक किया हुआ तो उसको अगर आप कुछ पूछते हो तो वो 2-3 बार पूछेगा कि क्या पूछ रहे हो, ये वो है ना। और अफेक्ट योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, आप सही से सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। और लार्ज क्या हो गया, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज, जो आप क्रिएट कर पाते हो वो भी नहीं रहता, कि आपको याद नहीं रहता कि क्या करा था मैंने रात को, है ना, शराब पी के। उसके बाद मेक रैशनल चॉइसेस हो गया, ठीक है, और रेगुलेट योर इमोशन, वो भी आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, ठीक है। और जैसे देखा होगा आपने कि मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे जो होते हैं, ठीक है, पी के वो मतलब रो देते हैं ना, तो मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो भी आप प्रॉपरली अंडर कंट्रोल नहीं है आपके अभी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डैमेज कर देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यूज़, और इंटेस्टाइन जो है हमारी, ठीक है, उनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है, उसकी एब्जॉर्ब करने में, यानी जो भी हमारे विटामिन वगैरह होते हैं, या फिर जब हमारा फूड डाइजेस्टेड होता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन हमारे अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो इनकी जो अब्जॉर्प्शन है उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की भी अब्जॉर्प्शन को जो है अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हैवी ड्रिंकिंग कैन आल्सो लीड टू, ठीक है, जैसे गैस हो गया, ब्लोटिंग, डायरिया, अल्सर, अंदर छाले वगैरह जो होते हैं वो पड़ सकते हैं आपको, जख्म वगैरह। उसके बाद आप लिखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इसके प्रभाव रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो इससे हार्ट रेट जो है आपका बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, हार्ट बीट जो है आपका इरेगुलर हो जाएगा, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ब्लड पंप जो हो रहा है उसमें भी क्या होगा, इरेगुलर होगा, यानी आपका जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर रहेगा, ठीक है। और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और आरबीसी काउंट भी आपका जो है वो कम हो जाता है।
तो ये आ जाएंगे हमारे किस पे, अफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप सबको पता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं, ठीक है। हार्मोन की सिक्रीशन रुक जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है, अल्कोहल, तो उनके चांसेस हो जाते हैं मिसकैरेज की जैसे, ठीक है, स्टिल बर्थ हो गया, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन एक्सपोज टू अल्कोहल इन बम्ब वॉम, मतलब गर्भ, मतलब जैसे कोई प्रेग्नेंट वूमेन है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, ठीक है, और अगर वो करती है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो बच्चा आगे पैदा होगा। जैसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ सकती है उसको, क्योंकि उसका मानसिक हेल्थ जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, ठीक है। डिफॉर्मिटी हो सकती है उसके मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। और मसल उसके वीक हो सकते हैं, क्रैम्पिंग, ठीक है। और लो बर्थ वेट हो सकता है उसका, और मेंटल इम्पेयरमेंट्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं, इवन की डेथ भी उसकी हो सकती है, जो बेबी क्या हो रहा है अभी गर्भ में पल रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे कुछ इसके अफेक्ट्स। उसके बाद इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो जब ड्रिंक करते हो तो आपको भूल जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है यानी पर्सनल हाइजीन, वो आपको पता नहीं रहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं रहता है ना। सस्पेक्टेबल टू कम्युनिकेबल डिजीज़ वही आ जाएगा कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो हो सकती हैं, है ना, क्योंकि उसको पर्सनल हाइजीन का पता ही नहीं है कुछ भी। उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है, और कैंसर के जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कैंसर ऑफ माउथ हो गया, थ्रोट, ब्रेस्ट, इसोफेगस, कोलन, लीवर कैंसर, इनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये वही आ गया मेंटल अफेक्ट, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे या ब्रेन पे। तो मेमोरी आपका लॉस हो सकता है, कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है, और इमोशंस को अफेक्ट कर सकता है, आपके मूड, पर्सनैलिटी को भी, ठीक है। और प्रमोट मेंटल हेल्थ कंडीशंस, उनको बढ़ावा देता है, जैसे एनाइजिटी हो गया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य के रिलेटेड कंडीशन है उनको बढ़ावा देता है। जैसे आप और ज़्यादा एनएक्सिटी, अगर देखो फॉर एग्जांपल आप ड्रिंक करते हो, आपको एक दिन नहीं मिली, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे ना, उसकी एडिक्टेड हो अगर आप, तो अगर एक दिन ना मिला। स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, सही से नींद नहीं आएगी, ठीक है, और डिप्रेसिव सिंड्रोम या डिसऑर्डर। उसके बाद एडिक्शन या फिर डिपेंडेंस, एडिशनल नहीं था ये, एडिक्शन डिपेंडेंस हो सकती है, ठीक है। तो कहता है कि डेली कंजप्शन ऑफ अल्कोहल करोगे आप, ठीक है, और जो आपकी शरीर और ब्रेन है वो एडिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको लगना चाहिए कि मेरे को सेम अफेक्ट जो है वो डेली फील करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं पियोगे तो फिर आपको ऐसे लगेगा ना, डिप्रेस्ड रहोगे, तो आप चाहोगे कि मैं एकदम सेम अफेक्ट जो है वो फील करूँ, तो आप डेली पीना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपको एडिक्शन लग जाएगी, यानी लत लग जाएगी उसकी, आप अल्कोहल डिपेंडेंस यानी उस पर डिपेंड हो जाओगे। ड्रिंकिंग मोर ओवर टाइम के साथ साथ आप ज़्यादा पीना शुरू कर दोगे, ठीक है। और कहता है कि कंटिन्यूइंग टू कंज्यूम अल्कोहल इवन इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर बॉडी या डेली लाइफ या हेल्थ पे। देखो आपको पता होते भी आप जो है उसको छोड़ोगे नहीं, आपको रोकेंगे कि आपको नहीं पीना, इससे आपका ये डैमेज हो जाएगा, आपके लीवर डैमेज हो जाएगा या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको जो है वो क्या करना है, फील द सेम अफेक्ट, यानी आप एडिक्टेड हो चुके हो। उसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, ये वही आएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये वही आ जाएंगे इफेक्ट्स, ठीक है, जैसे स्लर्ड स्पीच, ठीक है, आपका विजन जो इम्पेयरमेंट है, ठीक है, वो वही आएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या ऑर्गन, और एक्सट्रीम शिफ्ट इन इमोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मेमोरी लैप्स हो सकता है, स्लोड ब्रीथिंग। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, जैसे लिवर सिरोसिस हो सकता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, आपके नर्व सेल जो है वो डैमेज हो सकते हैं, अल्सर्स पड़ सकते हैं, ठीक है, और अनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है कि हाँ बहुत लेंथी हो गया ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इनमें से ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट, तो आपको ये 6 के 6 लिखने हैं, 3-4 लिख दो कोई बात नहीं, ठीक है, 3 लिख दो तो आपको अच्छे से आंसर जो है वो बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, या इसको हम बोल सकते हैं मेजर्स, कि कौन कौन से हम मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका कंजप्शन कम हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक हैं, क्या है, अल्कोहल है, और दूसरा क्या है हमारा निकोटीन है, और एक है हमारा ड्रग्स। तो आप इन तीनों के ना सेम ही रहेंगे, ठीक है, जैसे एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो इससे हम तीनों का जो प्रिवेंशन है वो कर सकते हैं।
देखो लोगों को बताओ कि एजुकेट करो, अवेयरनेस जागरूकता फैलाओ कि आपको जो है वो निकोटीन का कंजप्शन नहीं करना, इससे कैंसर होता है, ठीक है, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बाद में हेल्थ रिलेटेड, तो आप बता दो उनको। तो ये हर एक का हम इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो निकोटीन हो, चाहे वो ड्रग्स हो। सो दैट्स वाई आप वैसे लिख सकते हो, दिमाग लगाना थोड़ा सा। इसका भी अगेन आप क्या करोगे, एक चार्ट बना लोगे, ठीक है, क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे और सेंटर में लिख दोगे आप मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लिख दोगे, ठीक है, और इसके साइड पे जो है वो इसके नाम लिख दोगे, और फिर आप एक्सप्लेन चाहे 4 करो, 3 करो, 2 करो, आपकी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एजुकेशन एंड अवेयरनेस तो वही आ जाएगा कि एजुकेट करो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप इसका कंजप्शन करते हो, ठीक है, और एडिक्शन ऑफ अल्कोहल आपको नहीं होना है, ठीक है, और ज़्यादा आपको नहीं पीनी है। ये बहुत सारे, आप पहली बात तो पीनी ही नहीं है क्योंकि एक बैड हैबिट होता है, ठीक है, और बहुत सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं फैमिली पे, हर जगह पे, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इज्जत नहीं करेंगे लोग, है ना। डिजीज़ एंड इलनेस काज्ड बाय अल्कोहल कंजप्शन, ये भी आपको उनको बताना है ताकि वो लोग जो है उसका कंजप्शन जो है वो ना करें, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई पी रहा है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर गाइड करो। अगर एक बार 2 बार उसने गलती से पी भी ली तो उसको बताओ, गाइड करो कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं पीना है, ठीक है, इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप एडिक्टेड हो जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है इसमें, है ना, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। और काउंसलिंग, यानी अगर कोई पी रहा है, ठीक है, वो छोड़ना चाहता है तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट टू द अल्कोहल कंज्यूमर कंज्यूमर एंड एडिक्टेड, मतलब अगर कोई एडिक्टेड है या कंज्यूम कर रहा है तो उसको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। जैसे पिएगा कब कोई, जब उसको स्ट्रेस होगा, ठीक है, जब उसको स्ट्रेस होगा या डिप्रेशन में होगा या कोई फैमिली इशू होगा तो तभी पिएगा कोई ज़्यादा, है ना। तो उसको मॉरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करो। उसके बाद प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू द एडिक्टेड एंड प्रॉपर काउंसलिंग दो उसको, ठीक है, और रिकमेंड करो एंड प्रोवाइड करो उसको रेफरल सर्विसेज, ठीक है। जैसे कोई पर्सन होते हैं तो बहुत सारे जो है वो हमारे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको रेफरल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है, अल्टरनेटिव दो उसको, ठीक है, जिससे क्या हो जाए कि जो उसका मन करता है कि अल्कोहल कंज्यूम करो वो ना करे, ठीक है। उसके बाद अवॉइड एनी काइंड ऑफ टेम्पटेशंस एंड पीर प्रेशर नहीं डालना है उस पर, ठीक है, एंड हैंडल द इशू सेंसिटिवली एंड गाइड देम इन राइट डायरेक्शन में, उनको गाइड करो, और अगर कोई इशू है तो उसको एकदम सही तरीके से सॉल्व करो। उसके बाद लिखा है यहाँ पे परसिस्टेंट काउंसलिंग टू चाइल्ड टू डील विद फेलियर, प्रेशर, स्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, मतलब अगर कोई बच्चा जैसे उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फेल हो गया लाइफ में, ठीक है, या उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, या डिसअपॉइंट है वो लाइफ में, ठीक है, तो उसको एकदम कंटिन्यूसली जो है वो काउंसल प्रोवाइड करो, यानी काउंसल करो उसको, काउंसलिंग प्रोवाइड करो, सॉरी क्या करो, काउंसलिंग प्रोवाइड करो, ठीक है, गाइड करो उसको, एकदम उसका साथ दो, उसको मॉरल सपोर्ट की नीड है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन मीन्स लॉ बना दो, ठीक है, तो फार्मुलेट करो एंड इन्फोर्स पॉलिसीज दैट लिमिट अल्कोहल अवेलेबिलिटी, मतलब जो हर जगह जैसे आजकल शॉप खुल गई हैं तो इस पर भी थोड़ा बैन लगाओ कि आपको यहाँ पे जैसे स्कूल के 200 या 500 या 1 किलोमीटर के दायरे में आपको नहीं बनानी है ना, शॉप्स नहीं होनी चाहिए। फिर कंट्रोलिंग द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल आउटलेट, ठीक है, वही आ जाएगा, एंड सेटिंग मिनिमम लीगल ड्रिंकिंग एज, तो सेटअप कर दो कि हाँ जैसे 18 ईयर्स से अबव वाले कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, इससे नीचे वाले नहीं, ये ना ये खरीद सकते। रेगुलेट आवर्स ऑफ सेल, कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा उसका भी आपको जो है वो रूल्स या लॉस वगैरह बना दो। उसके बाद प्रोहिबिट द सेल ऑफ अल्कोहल नियर स्कूल इंस्टीट्यूशंस, ये वही आ जाएगा जो भी मैंने बताया, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर वगैरह। अवेयरनेस फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और प्रोहिबिट करो, एंड पनिशमेंट फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पनिशमेंट भी होनी चाहिए, रूल्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड अवेयरनेस भी फैलानी है कि हाँ आपको शराब पी के, दारू पी के जो है वो आपको क्या करना है, ड्राइव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन एंड प्राइसिंग वही आएगा कि हाई टैक्स कर दो, रेट बढ़ा दो, ठीक है, और लिखा है इंक्रीज टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड सेट मिनिमम प्राइस फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए प्राइस सेट कर दो। और जो ये ड्रग्स वगैरह अल्कोहल भी आती हैं, ठीक है, तो उनका बैन होना चाहिए, तो ये आप इसके ऊपर भी जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हो। फिर रेगुलेटिंग एडवर्टाइजिंग, जैसे क्या होता है कि बहुत सारा क्या होता है कि टीवी के अंदर ऐड आती हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे लोग पीते हैं, तो जो बच्चे देखते हैं उनकी हेल्थ या उनका जो मेंटल हेल्थ है उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी इसको प्रभाव करते हैं, और वो भी ट्राई करते हैं फिर, है ना, उसको भी प्रभावित करते हैं, और वो बच्चे ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं, जब ट्राई कर दिया फिर स्लोली 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 और एक टाइम बाद एडिक्टेड, तो उस पर क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए, ठीक है। जैसे बैन ओवर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू अल्कोहल बेवरेजेस, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस ऑन अल्कोहल प्रमोशन इन द मीडिया, ठीक है, मीडिया पे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई ऐड दिखा दी अल्कोहल की। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्कोहल प्रमोशन एट स्पोर्टिंग एंड एंटरटेनमेंट इवेंट पे भी आपका ये जो है वो इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे बहुत सारे क्रिकेटर जो है वो विमल, जो क्या होता है वो एक टबैको है च्यूइंग, ठीक है, चबाने वाला, तो उसकी ऐड दे देते हैं ना। तो ये खुद स्पोर्ट पर्सन होके मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं, खुद पैसों के लिए मतलब सबको गाइड कर रहे हैं कि बोलो जुबान कैसे ये वो। तो ये ऐसा बिल्कुल ही शोभा नहीं देता और ये नहीं होना चाहिए, इन पे भी बैन होना चाहिए, इनको फाइन होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स, ठीक है। तो कम्युनिटी के अंदर भी आपको जो है वो मिलके काम करना है, ठीक है। जैसे वर्क कोलाबरेटिवली फॉर दी, क्या लिखा हुआ है ये, डिमिटेशन ऑफ अल्कोहल, डीलिमिटेशन होगा ये, गलत लिख दिया हो यहाँ पे। अल्कोहल बेवरेजेस सेल, डिमोशन होगा ये, ठीक है। डिमोशन मीन्स उसको कम करो, ठीक है। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस की सेल एंड कंजप्शन है आपके आसपास, ठीक है, आपको नहीं पीने देना है, छोटे छोटे बच्चों को उसके आसपास नहीं जाने देना। तो एकदम कम्युनिटी में प्रॉपर जो है मिलके काम करो, ठीक है। इंगेज कम्युनिटी लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग लोकल अल्कोहल कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो मिलके आपस में काम करो कि जैसे अगर हमारे गाँव में कोई ज़्यादा होता है ना नकली शराब निकालते, तो ऐसा कुछ है तो उसको भी हमें पकड़ना है और उसके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन जो है वो लो। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, एक्सपैंड एंड प्रमोट असेस टू एडिक्शन ट्रीटमेंट सर्विसेज एंड रिकवरी प्रोग्राम जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको लत लग गई है तो उसको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करो ताकि वो उनसे जो एडिक्शन की आदत है उससे बाहर निकल आए। फिर मॉनिटरिंग सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट सिस्टम टू मॉनिटर अल्कोहल सेल एंड कंजप्शन पैटर्न, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपका जो है प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम आ जाएंगे, ये वही आ जाएगा, ठीक है, एजुकेशन वाला ही, कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल करिकुलम के अंदर इसका टॉपिक जो है उसको ऐड कर दो, ठीक है। बच्चों को सिखाओ कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, अगर ये कोई अल्कोहल कंज्यूम करेगा। तो उनके अंदर जो है वो एक सेंस जो है वो या सेंसिटाइज हो जाएंगे वो भी, ठीक है, और वो यह सारी चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा ना अर्ली एज में ही। तो इसको हम बोल सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे, ठीक है। और बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि लंबा हो गया ये, ठीक है, 27 मिनट का हो गया। अगर इसी में करना है तो ये वीडियो हो जाएगा 50 मिनट का, ठीक है। तो कर देते हैं, इसी के अंदर कर देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट, जो है हमारा निकोटीन, ठीक है। तो निकोटीन क्या होता है, आप सबको बताइए। निकोटीन एक केमिकल है, ठीक है, और कंपाउंड होता है, ठीक है, जो स्टिमुलेंट होता है, जो कि नेचुरली फाउंड होता है, या तो इसको हम क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तो लिखा हुआ है कि स्टिमुलेंट होता है, स्टिमुलेंट मतलब जो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको स्टिमुलेट करे, ठीक है, यानी कोई सिग्नल देता है, ठीक है। तो फिर हम एकदम जो है वो एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो फाउंड नेचुरली इन टबैको प्लांट के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है, प्रकृति में। एंड इट इज़ द प्राइमरी एडिक्टिव कंपोनेंट इन टबैको प्रोडक्ट, जैसे सिगरेट हो गए, सिगार, पाइप टबैको हो गया यानी हुक्का, एंड स्मोकलेस टबैको एट्सेट्रा, उनके अंदर ये सारा पाया जाता है। उसके बाद लिखा है इट इज ऑल्सो फाउंड इन स्मॉलर अमाउंट, दूसरे प्लांट के अंदर भी पाया जाता है, जैसे हमारा टमाटोस हो गए, पोटैटोस हो गए, एग प्लांट वगैरह, ठीक है, जिसको बैंगन कहते हो आप, उनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद इसको हम सिंथेटिकली भी यानी बना सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, ठीक है। एंड निकोटीन इज़ अ स्टिमुलेंट ड्रग, ठीक है, दैट स्पीड अप मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो ये क्या होता है, स्टिमुलेंट होता है, ठीक है, और जो हमारे शरीर और ब्रेन के बीच में मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीड को बता देता है, ठीक है, यानी बढ़ा देता है। जैसे स्मोकिंग कर रहे हो आप, उसमें निकोटीन होगा, ठीक है, डोपामाइन रिलीज़ होगा, आपको जो है वो हैप्पी फील होगा। फिर क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो आपके अंदर ट्रिगर होगी, एंड देन आप निकोटीन एडिक्टेड हो जाओगे, क्योंकि जब भी आपको कभी भी ऐसा फील हो तो आप इसका जो है वो यूज़ कर लोगे, ठीक है। फिर से आपको क्या होगा, डोपामिन का सिक्रीशन होगा, ठीक है, एंड आपको क्या होगा, एक प्लेजरेबल अफेक्ट फील होगा, फिर से जो है पॉजिटिव, एंड ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो एक टाइम बाद आप इसका क्या हो जाओगे, एडिक्टेड, ठीक है। तो ये आप इसका थोड़ा सा जो है वो एकदम बना दोगे। उसके बाद टॉक्सिक कंपोनेंट क्या होते हैं टबैको के, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो टबैको स्मोक कंटेन केमिकल दैट आर हार्मफुल टू बोथ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। तो स्मोकर मतलब जो पीने वाला है उसको भी, और जो ना पीने वाला है, जैसे आपके पास कोई पी रहा है तो आपको वो अपना 90% जो स्मोक है वो फेंक रहा है आपके ऊपर, ठीक है। टबैको स्मोक कंटेन्स अबाउट 4800 कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके दो फेज़ होते हैं जो टबैको का स्मोक होता है, एक तो वेपर फेस होता है जिसको गैसेस फेस बोलते हैं, और एक पार्टिकुलेट फेस होता है, ठीक है। अब इनके अंदर टॉक्सिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। वेपर फेस के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड होता है, बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे एक्रोलीन हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया, ठीक है, और पायरिडाइन हो गया।
तो ये कुछ होते हैं, ठीक है। और लिखने होंगे तो लिख देना, नहीं लिखने होंगे तो कोई बात नहीं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ठीक है, मिथाइल अमाइन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, जो वेपर फेस होता है यानी गैसेस फेस जो होता है स्मोक का। अब यहाँ पे आ जाएंगे पार्टिकुलेट फेस में क्या क्या पाया जाता है। निकोटीन होता है, ठीक है, एनाबेटाइन होता है, ठीक है, फिनोल होता है, हाइड्रोक्विनिन होता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड होता है। ये सारे के सारे एसिड पाए जाते हैं कहाँ पे, पार्टिकुलेट फेस जो होता है हमारा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो अगर करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो नहीं करना। ये सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे निकोटीन यूज़ अमंग अडल्ट्स, ठीक है। तो कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे सिगरेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन तरीका होता है ये, ठीक है, निकोटीन इनटेक का। उसके बाद ई सिगरेट्स एंड वैपिंग वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जैसे बहुत सारे फ्लेवर जो है वो आजकल मार्केट में चले हुए हैं, ठीक है। और ये थोड़ा क्या होता है, अपडेटेड वर्जन होता है सिगरेट का, ठीक है, ई सिगरेट जिसको बोलते हैं। इस पर अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, ठीक है, डिबेट, न्यूज़ देखते होंगे तो सबको पता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव है ये, ठीक है, जो ट्रेडिशनल तरीका होता था सिगरेट पीने का उसका अल्टरनेटिव है ये। एंड ऐसा माना जाता है कि ये लेस हार्मफुल होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्मोकलेस टबैको हो गया, ठीक है, च्यूइंग वगैरह, च्यूइंग यानी चबाने वाला वगैरह, ठीक है, और सूंघने वाला होता है, ठीक है, हुक्कास वगैरह हो गए, ठीक है। एंड देन आ जाएगा प्रोडक्ट कंटेन निकोटीन भी होता है, जैसे बहुत सारे गम्स, पैचेस वगैरह, लोजेंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, लोजेंजिस, ठीक है। तो उनके अंदर ये सारा का सारा क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो ये आप सारे के सारे लिख दोगे इसके, ठीक है, कि एपेटाइट, भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी, स्वेटिंग होगा, डायरिया जैसी कंडीशन, हार्ट रेट बढ़ जाएगा आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, नौसिया एंड वोमिटिंग जैसी कंडीशन। वोमिटिंग तो होगा, उल्टी आना है ना। तो नौसिया क्या होता है, एक्चुअल में देखा होगा आपने, कभी कभी होता है, ठीक है, आप जैसे बाहर गंदगी में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को उल्टी आने वाली है, लेकिन एक्चुअल में उल्टी होती नहीं है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नौसिया, ठीक है। उसके बाद डिजीनेस, चक्कर आ जाएंगे, ठीक है, सर दर्द हो जाएगा, ठीक है, और ड्राई माउथ हो गया, ठीक है, जॉइंट पेन होगी, हार्ट बर्न, ठीक है, स्लीप हो गया, डिस्टर्बेंस, नींद की कमी हो गया, ठीक है, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एनजाइटी होगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा आपका, रेस्टलेसनेस फील होगा, लंग कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वीकनेस हो जाएगी, स्टोमिक अल्सर्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ बड़ी सारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, विजन चेंज हो सकती है या लॉस भी हो सकती है। ये इसके कुछ अफेक्ट्स आ जाएंगे किसके, निकोटीन के। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे, ये तो आप छोटा साइज़ का बना लोगे, ठीक है। तो अगर वो वाला नहीं करना है तो ऐसे कर लेना कि निकोटीन के जो है वो बहुत ज़्यादा सेवरल इफेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ठीक है, बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल तरीके से। आप मेरे को अभी 2 मिनट दोगे, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजी होता है संरचना, है ना, मतलब किसी का कार्य, कैसे कोई चीज़ काम कर रही है, तो मतलब वो आ जाएगा। अब उस कार्य को अफेक्ट कर रहा है, जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट का सिस्टम क्या होता है, ब्लड पंप करना, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स को। तो इसकी जो फिजियोलॉजी है यानी इसका जो कार्य करने का फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, और आर्टरीज जो है उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा, यानी जैसे अगर एक्सपैंड करती है तो उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा, यानी उनका जो डायमीटर है उसको कम कर देगा, ठीक है। देन रिड्यूस ब्लड फ्लो, ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा जब इनका साइज़ कम हो जाएगा। एंड हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं, कैंसर होने के चांसेस, हार्ट अटैक भी आ सकता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जो ग्लैंड वाला मैंने अभी बताया, ठीक है, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे अफेक्ट इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, और हार्मोनल जो बैलेंस है उसको भी ये प्रभावित करेगा, ठीक है, और रिस्क ऑफ डायबिटीज़ 2 उसके बढ़ जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर देखो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करेगा। इंसुलिन का काम क्या होता है, कम नहीं, काम क्या होता है इंसुलिन का, ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल होता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। तो जब इंसुलिन जो है सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, डायबिटीज़। रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो लंग वाला आ गया, ठीक है, तो कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, जिसको हम COPD कहते हैं। टॉक्सिक कंपोनेंट रिलीज्ड फ्रॉम इट्स कंजप्शन हैव बैड इफेक्ट ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो जाएगा। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो एसिड की प्रोडक्शन जो है वो स्टोमक के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क ऑफ अल्सर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में हो जाते हैं।
उसके बाद आ जाएंगे साइकोलॉजिकल अफेक्ट। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, जैसे एडिक्शन लग जाएगी आपको, ठीक है। और कोग्निटिव फंक्शन यानी आपके ब्रेन के जो कार्य करने की क्षमता है उसको भी प्रभावित करेगा ये। तो एडिक्टिव होता है, ठीक है, ये याद रखना। एंड डोपामाइन सिक्रीशन को ट्रिगर करता है, और डोपामाइन को हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हैप्पी हार्मोन। तो इसकी सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूसली वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, खुश रहने के लिए। तो ये लिखा है कि मूड मॉड्यूलेशन एंड प्लेजरेबल सेंसेशन और मेकिंग क्विटिंग स्मोकिंग चैलेंजिंग, यानी एडिक्शन हो जाएगी उसको। फिर आ जाएगा कोग्निटिव फंक्शन जो है उनको कैसे तरीके से प्रभावित करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन्हांस अलर्टनेस एंड मेमोरी इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। मतलब आपको आपकी बत्ती जो है दिमाग की उसको तो जगा देगा जब आप इसको पियोगे, लेकिन उसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो डिटरमेंटल होता है, यानी घातक होता है, ठीक है। और एडिक्शन जो है वो आपको लग जाती है तो फिर आप तो समझते हो कि क्या होगा आगे। अल्टर ब्रेन फंक्शन, ठीक है, अफेक्ट करेगा मूड को, कंसंट्रेशन पावर को एंड मेमोरी को भी अफेक्ट करता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर एंड कोग्निटिव डिक्लाइन जो है, यानी आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको भी कम कर देगा। अदर इफेक्ट की बात करें तो रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाएंगे, ठीक है, जैसे ट्यूमर, कैंसर हो गया, अलग अलग जो बॉडीली ऑर्गन्स हैं। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा फीटल डेवलपमेंट पे भी। अगर कोई प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो कंज्यूम कर रही है तो उसका भी लो बर्थ वेट हो सकता है, जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, ठीक है, और बर्थ डिफेक्ट भी उसको बच्चे को हो सकते हैं। अब बात जाएगा कि हम कैसे जो है वो रेमेडियल या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, निकोटीन का यूज़ को। तो वही आ जाएगा, ठीक है, आप काउंसलिंग एंड सपोर्ट वर्क सिस्टम, मेडिकेशन हो गया, दवाई वगैरह दो उसको, ठीक है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, मतलब उसको ऐसी चीज़ें दो कि जिससे उसको वैसा ही लगे कि हाँ मैं जैसे निकोटीन या इसका ही कंजप्शन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो निकोटीन नहीं होता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनआरटी। इसमें बहुत सारे पैचेस, गम्स वगैरह आते हैं, इनहेलर्स आते हैं, ठीक है, नेजल स्प्रेस आती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो उसको विदड्रॉल सिम्टम होते हैं, विदड्रॉल सिम्टम होता है जैसे कोई छोड़ रहा है कुछ चीज़, यानी निकोटीन का कंजप्शन छोड़ रहा है, तो तब भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, है ना। क्रेव जो है फॉर निकोटीन वो उसके अंदर होगा, तो एकदम से चीज़ छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसको इन चीज़ों का यूज़ करो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं निकोटीन ही कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो निकोटीन नहीं होते। उसके बाद ये उसकी स्मोकिंग की अर्ज से भाई आ जाएगा। मेडिकेशन वगैरह, ठीक है, दवाई वगैरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ज़ैबन, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा हमारा चेंटिक्स। तो ये कुछ दो मेडिसिन है, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। उसके बाद मेडिकेशन हेल्प टू मैनेजिंग क्रेविंग एंड विदड्रॉल सिम्टम, ये वही आ जाएगा, ठीक है। मेडिकेशन जो है वो जो क्रेव होता है फॉर निकोटीन वो भी कम हो जाता है। उसके बाद काउंसलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करो, ये भी आएगा। प्रॉपर गाइडेंस सपोर्ट जो है एडिक्टेड जो भी पर्सन है उसको प्रोवाइड करो। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इंडिविजुअल काउंसलिंग, ठीक है, ग्रुप सपोर्ट सेशन, टेलीफोन क्विट लाइन्स, ठीक है। तो होता है नहीं कि टेलीफोन पे भी गाइड कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रुप स्पोर्ट सेशंस जो है उसके कंडक्ट करो कि हाँ उसको प्रॉपर मॉरल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करो, एंड गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर क्विटिंग उसको प्रोवाइड करो। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भैया आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें यही बताना है कि एजुकेट करो लोगों को, कि अवेयरनेस फैलाओ कि आपको इसका कंजप्शन नहीं करना है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको कंज्यूम करोगे। फिर आ जाएगा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लेके आओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो कंजप्शन है, ठीक है, निकोटीन का, तो इसके ऊपर पॉलिसीज़ लेके आओ, टैक्स वगैरह लेके आओ, कहाँ पे इसकी सेल करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, ये वही आ जाएगा, टैक्स बढ़ा दो, ठीक है। और जैसे सर्टन प्लेसेस के आसपास इसका सेल नहीं होना चाहिए, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, और एज लिमिट सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल एड, ठीक है, तो मोबाइल ऐप्स वगैरह, ठीक है, ऑनलाइन टूल का यूज़ करो, ठीक है, जिससे आप उस पर्सन को जो एडिक्टेड है, ठीक है, उसको सपोर्ट गाइडेंस जो है प्रोवाइड करो, और उसकी जो भी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर सको, ताकि आप एंड एड्रेसिंग रिस्क एंड प्रोवाइडिंग क्विटिंग सपोर्ट, ये वही आ जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है बहुत सारी, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, ठीक है, हाइपोनोसिस हो गया, ठीक है, एंड मोर रिसर्च ऑन एरिया रिलेटेड टू दिस, उसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह करो कि हम क्या क्या नए तरीके लेके आ सकते हैं कि इसकी एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं किसी को। पेरेंटल कम्युनिटी एंड स्कूल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सब मिलके काम करो। पीर सपोर्ट हो गया, जैसे जो हमारे सहपाठी हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो अगर कोई फ्रेंड है तो वो भी उसको सपोर्ट करो अगर उनका कोई फ्रेंड एडिक्टेड है। ग्रुप्स एंड मोटिवेशनल इंसेंटिव्स इन क्विटिंग स्मोक एंड एंटी स्मोकिंग कंटेंट इनटू स्कूल करिकुलम के अंदर लेके आओ, ठीक है। और स्मोक फ्री इन्वायरमेंट आसपास नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया स्कूल के आसपास कोई शॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी कि कैसे हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं निकोटीन के कंजप्शन को। तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत लंबा भी नहीं है ये, ठीक है, आप जो है वो थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो जितना आपको लिखना होगा।
उसके बाद हमारा आ जाएगा अभी लास्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, 3-4 पेजेस हैं, ठीक है, 10 मिनट और लगेंगे इसको। तो ये रहेगा हमारा क्या है, ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स तो यूज़ अमंग अडोलसेंट्स एंड देयर रेमेडियल मेजर, क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हम ले अपना सकते हैं, ठीक है, या प्रिवेंटिव मेजर अपना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ड्रग्स की बात करें, ठीक है, तो अडोलसेंस थोड़ा सा लिखते हैं ना डेफिनेशन, ठीक है। क्या होता है अडोलसेंस, तो आप सबको पता है कि जो हमारा एज पीरियड होता है 12 से लेके 18 तक, उसको हम क्या कहते हैं, अडोलसेंस या फिर टीनेजर्स कहते हैं ना, जिसको किशोर अवस्था कहते हैं। तो कहता है कि द एज बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स इज़ नोन एज अडोलसेंट एज, टीन एज बोलते हैं उसको हम, ठीक है। और आप अभी मेरे को 1 मिनट देना, 1 भी नहीं 5 मिनट देना, मैं पानी पी के आ रहा, 2 मिनट। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि अडोलसेंस क्या होते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अडोलसेंस एज होता है ना हमारा, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप सबको होता है बहुत सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, शारीरिक रूप से और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से, और बिहेवियरल यानी उसके व्यवहार के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो कहता है कि एट दिस एज टीनेजर्स जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से, ठीक है, यानी जो अपने बाहर देखते हैं वो चीज़ें, ठीक है, उनसे भी प्रेरित होते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल फैक्टर होते हैं यानी इंटरनल अर्जिस उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आती है, जिससे क्या होता है कि वो उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अल्कोहल और ड्रग का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसका लिखोगे। अब ड्रग क्या होता है, ड्रग याद रखना, ड्रग की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में लिखना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ड्रग। तो कहते हैं कि ड्रग इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए कोई भी डिजीज़ को, ठीक है, या फिर उसके रिलेटेड जो भी सिम्टम है उनको एलिवेट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए। बट ड्रग अफेक्ट द वर्क ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि जो ब्रेन का जो काम करने की शक्ति है उसको प्रभावित करता है एंड बॉडी को भी, और हमारा जो मूड है, ठीक है, उसको चेंज करता है, ठीक है। अवेयरनेस, थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर, जैसे आपको पेन हो रहा है तो आपको हम क्या देते हैं, एक टैबलेट देते हैं, तो वो भी एक टाइप का ड्रग हो गया, ठीक है, जिससे आपका जो फीलिंग है, जो आप फील कर रहे थे पेन, वो अब खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स आर आइदर डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट हो सकते हैं या सिडेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वही आ जाएगा कि मतलब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसका जो काम करने की शक्ति है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, या फिर आपको स्टेडेटिव क्या होता है, ऐसी कोई भी मेडिसिन या ड्रग जिससे नींद आ जाए, ठीक है, जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है। उसके बाद कहता है कि देयर कंजप्शन इन्फ्लुएंस द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, मतलब शारीरिक के अंदर जो भी रासायनिक गतिविधियाँ होती हैं ना, रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो उनको ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसीलिए जो हम है वो ड्रग का यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन, क्योर और जो भी डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद कहता है कि ड्रग्स आर यूज टू, किस लिए किया जाता था, अभी तो इसका अब्यूज़ हो गया ना, यूज़ तो होता है मतलब जो एथिकल हो, ठीक है।
तो क्योर आर ट्रीट अ डिजीज़, किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, सिम्टम ऑफ इलनेस जो है उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर अल्टर अ पर्सन फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अल्टर करने के लिए, तो इनका यूज़ किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनका ड्रग का अब्यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? अब्यूज़ हो रहा है। अब्यूज़ मीन्स आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जैसे वैसे क्रैक्स करके एक आता था पहले जो कि खांसी की दवाई थी, लेकिन उसका लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया गलत, तो अब बंद हो गया वो, ठीक है। तो कहते हैं कि अननेसेसरी यूज़ ऑफ टू मैनी ड्रग्स, ठीक है, या फिर इनएप्रोप्रिएट यूज़ करना, ठीक है, किसी भी ड्रग्स का, या फिर कंजप्शन करना ड्रग्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ठीक है, जो कि ना कि किसी के द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक है, ना किसी के द्वारा सुपरवाइज़ किया गया है। यानी किसी ने नहीं बोला आपको कि आप इसका इस्तेमाल करो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी अनलिमिटेड कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं ये क्या है? ड्रग अब्यूज़। अब आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कैसे होता है, ठीक है। स्किन के थ्रू कर सकते हो, इंजेक्शन, इनहेल करके, बोलस, स्वेलो, निगल के, ठीक है, ओरली ले सकते हो, ठीक है, इंजेक्शन, और सब लिंगुअली ले सकते हो, ठीक है, और स्नॉटिंग इनटू दी नोज। तो आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स का ऐसे इस्तेमाल जो है वो होता है, या फिर इंसान जो है वो लेता है। उसका ड्रग्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, लीगल हो सकते हैं, कुछ इलीगल होते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, कैफीन, टबैको, ये लीगल है। लेकिन इलीगल में जैसे कोकीन, हीरोइन हो गया, ठीक है, कैनाबिस हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इलीगल ड्रग्स हैं। उसके बाद कहता है कि अल्कोहल अब्यूज्ड ड्रग्स के अंदर आ सकता है हमारा हीरोइन हो सकता है, अल्कोहल हो गया, कोकीन हो गया, निकोटीन हो गया, ठीक है। और ये सारे के सारे आप इसके अंदर लिख दोगे, अगर लिखनी है तो, नहीं तो रहने देना। फिर ये आप ज़रूर लिखोगे कि ड्रग्स के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। प्लांट्स सबसे मेन सोर्सेस होते हैं, जैसे कैनाबिस हो गया, ठीक है, मशरूम्स हो गया, टबैको वगैरह। उसके बाद कुछ प्रोसेस्ड प्लांट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, हीरोइन, ठीक है, बनते प्लांट से ही हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के बाद। उसके बाद देखो यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जो कि हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, जैसे ये रखते हैं ना K2 जिसको कहते हैं हम, ठीक है, और स्पाइस एंड बाथ साल्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। और स्टीरॉइड्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि कुछ हेलिकोजिन्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, मतलब ऐसी कुछ ड्रग्स होती है जिनको लेने के बाद इंसान को फील होता है कि हाँ, मैं मतलब ये सच में मेरे पास है, ठीक है, मैं सच में हवा में उड़ रहा हूँ, मैं सच में आसमान में उड़ रहा हूँ, तो ऐसा फील होता है उसको एक्चुअल में, मतलब फॉल्स परसेप्शन। तो इसमें आप ये लिख दोगे LSD के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक होते हैं, प्लांट से मिलते हैं डायरेक्टली, और कुछ प्रोसेस्ड प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, ये आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो। उसके बाद आ जाएगा ड्रग्स यूज़ अमंग अडोलसेंट्स। किसके? ड्रग्स यूज़ अमंग अडोलसेंट्स, क्यों करते हैं वो, ठीक है। तो पहली बात तो पीर प्रेशर हो सकता है। पीर प्रेशर मतलब जैसा बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। तो दूसरों को कॉपी करना, ठीक है, जैसा दूसरा फ्रेंड कर रहा है तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, एक बार कर ले ट्राई, तो कर लिया, अब हो गई एडिक्शन। सोशल बूस्ट, ठीक है। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब बोल नहीं पाते, या सोसाइटी के अंदर बाहर नहीं जा पाते, शाई होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब वो कोई ड्रग का यूज़ कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं ओवर यूज़, तो उनको फिर ऐसे वो शर्म जो उनके अंदर है, हेजिटेशन है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई एकेडमिक प्रेशर हो गया, स्कूल वर्कलोड हो गया, स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन में बच्चा है, तब भी वो शुरू कर सकता है ड्रग्स लेना। पेरेंटल बिहेवियर, ठीक है, ये वही आ जाएगा कि अगर घर में कोई ऑलरेडी यूज़ करता है, ठीक है, तो बच्चा भी जो है वो सेम मैसेज रिसीव करेगा और वो भी ट्राई ज़रूर करेगा। फिर एनाइजिटी हो गया, बोर्डम, आइसोलेशन, अनएम्प्लॉयड कोई अगर है, तो ये भी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि जो कि किसी बच्चे को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ ड्रग्स का यूज़ करो, क्योंकि इससे तुम्हें राहत मिलेगी। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ क्या होता है कि जैसे कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उनको जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है या स्ट्रेस है, जैसे डिप्रेशन है, तो उसके साथ कोप करने के लिए, ठीक है, कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो मेरे को थोड़ा रिलीफ चाहिए, तो वो उसका किसका यूज़ करेगा? ड्रग्स का, ठीक है, टू ओवरकम देयर मेंटल प्रॉब्लम। उसके बाद मीडिया इन्फ्लुएंसेस हो गया, ठीक है, बहुत सारी एड्स दिखती हैं, मूवीज़ के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो वो भी उनसे क्या होते हैं, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि ड्रग एडवर्टीजमेंट एंड यूज़ इन मीडिया लाइक जैसे मूवीज़, टेलीविजन, म्यूजिक के अंदर कैन इन्फ्लुएंस अडोलसेंट्स एंड क्रेव फॉर ड्रग्स यूज़, ठीक है। उनके अंदर भी वो फीलिंग आ जाती है, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं ना आजकल, हुक्का चला हुआ वो फ्लेवर वाला, तो आजकल हर एक पर्सन वो उनको देख देख के शुरू कर दिया हुआ। असेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, तो ये भी आता है कि कितनी अवेलेबल है। अगर ज़्यादा ड्रग्स अवेलेबल होंगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हर बंदा जो है आसानी से ले पाएगा, ठीक है। तो अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो चांसेस कम होते हैं, तो वही आ जाएगा, ठीक है। देन लैक ऑफ सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, जैसे घर में फैमिली होगा, कम्युनिटी होगा, अगर कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, तो उनके चांसेस जो है वो
ड्रग कंजप्शन के या ड्रग यूज़ के जो बच्चे के वो बढ़ जाते हैं। क्यूरियोसिटी आती है, ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है कि जो अडोलसेंट्स होते हैं वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, ठीक है, चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं उस टाइम पे बॉडी के अंदर, तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, बस ड्रग्स के साथ भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एडोलसेंट्स में टर्न टू ड्रग अब्यूज़ एज वे टू को विद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल इश्यूज से डील करने के लिए वो क्या कर देते हैं, ड्रग अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। फिर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द काज यूज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग यूज़, उनको ये भी नहीं पता होता, शुरू में तो वो ट्राई कर लेते, बाद में उनको हो जाती है एडिक्शन। अब उनको ये भी नहीं पता था कि इसका ये इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब एक बार वो एडिक्टेड हो गया तो फिर तो आप छुड़ा नहीं सकते। सोशल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, जैसे सोशल स्ट्रेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तब भी वो ज़रूर इस साइड जाएगा। कल्चरल फैक्टर्स एंड सोशल नॉर्म्स सराउंडिंग ड्रग यूज़, जैसे कोई एरिया है वहाँ पे ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऑटोमेटिकली जो और भी बच्चे हैं वो भी उससे इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे। लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल एंड मेंटर गाइडिंग एडोलसेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल यूज़ ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई बताने वाला भी नहीं है कि आपको इनका यूज़ नहीं करना है, तब भी वो उसी दिशा में जाएंगे, ठीक है, गाइड करने वाला नहीं है कोई, तो ये आ जाएगा कि क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ ड्रग्स अमंग अडोलसेंट्स, तो ये आप इसके अंदर लिख दोगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट की इफेक्ट क्या होंगे, तो ये वही आ जाएगा, मूड आपका चेंज होगा, ठीक है, यूफोरिया, मतलब बिल्कुल एकदम आप ऐसे लग रहे हो कि मैं बिल्कुल हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं। रिलैक्सेशन, एगिटेशन भी हो सकता है। बिहेवियरल चेंजेस आएंगी, ठीक है, रिस्की बिहेवियर, आपने देखा जिसने ड्रिंक करी हो वो कैसे चलाता है गाड़ी, उसको नहीं रहता कि मैं उड़ जाऊँगा आगे अगर किसी से टच हुआ तो। इम्पेयर्ड जजमेंट, ठीक है, एंड इंक्रीज एग्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, आपका दिमाग जो है लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, ठीक है, कोग्निटिव फंक्शन जो है उसका जो काम करने की शक्ति है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। लॉस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एबिलिटी वही आ गया। हेल्थ इशू हो सकते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर, रिस्पिरेटरी इशूज़, लीवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है आपका। मेंटल हेल्थ इशूज़, तो इसमें आ जाएगा विदड्रॉल सिम्टम इंक्रीज़ हो जाता है। विदड्रॉल सिम्टम क्या होता है, यानी जब आप उसको जो भी एडिक्टेड है उससे वो छुड़वाओगे चीज़, ठीक है, कि इसको छोड़ दो, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तब, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्रेव होगा, एकदम डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, साइकोसिस, ये सारी कंडीशन जो है वो बढ़ जाती है। फैमिली एंड कम्युनिटी रिलेशन, ठीक है, तो उनके साथ भी ठीक नहीं रहेंगे, जो बच्चा मतलब ड्रग का यूज़ करता है तो उनके साथ जो रिलेशंस होंगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो भी उसके बिगड़ जाएंगे या बुरे तरीके से बिहेव करेगा। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, आपको अरेस्ट हो सकते हो, ठीक है, फाइन हो सकता है, जेल हो सकती है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आपका लॉस होगा, एडिक्शन लग जाएगी, ठीक है, बैड इमेज बन जाएगी आपकी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आ जाएगा हमारा रेमेडियल मेजर क्या होंगे, एड्रेस ड्रग्स अब्यूज़ ये यूज़, तो इसको कैसे हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है, कि लोगों के बीच में जो एजुकेशन करो, एजुकेट करो उनको, ठीक है, अवेयर, जागरूकता फैलाओ, तो ये वही वाले आपको लिख देने हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करो, अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको प्रॉपर जो है वो मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करो, गाइडेंस दो, ठीक है। रिक्रेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो लेके आओ, ताकि जो बच्चा है वो यहाँ पे एंगेज रहे, ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है। फैमिली थेरेपी, ठीक है, अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करो, गाइडेंस दो, ठीक है, ताकि उनके रिलेशन जो है वो आपस में एकदम स्मूथ चलें। फिर स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस हो गया, ठीक है, अर्ली इंटरवेंशंस, मतलब शुरू में ही बच्चे को जो है वो सिखा दो कि आपको ड्रग्स वाली साइड नहीं जाना, इसके ये इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इसके कारण ये आपको आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ सकते हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगा। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम आगे, यानी हर एक चैनल के अंदर जैसे मीडिया के थ्रू भी इसके ऊपर जो है डिबेट्स हो गया, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए वो चलाने चाहिए। कोलाब्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हो गए, ठीक है, जैसे कि कोई अगर छोड़ना चाहता है या उससे हम छुड़वा रहे हैं, ठीक है, एडिक्शन जो है, तो उसके लिए प्रॉपर जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आना चाहिए, और गाइडेंस एंड मेंटरशिप हो गया, सॉरी। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट असेसर टू ड्रग्स, तो रिस्ट्रिक्ट कर दो, जैसे एज हो गया कि हाँ इस एज से ऊपर अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, अल्कोहल इज आल्सो ड्रग, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे इसमें क्या लिखोगे, रेमेडियल मेजर के स्टेप लिख दोगे। उसके बाद एक एक करके आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अभी कितने करे हुए हैं यहाँ पे, बहुत करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आ गया एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये वही आ जाएगा कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करो स्कूल के अंदर, ठीक है, ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर बढ़ाओ कि इसके रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर कोई ड्रग्स का यूज़ करेगा तो, ठीक है। और स्कूल के अंदर ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ठीक है, प्रोग्राम लेके आओ, पोस्टर्स वगैरह लगा दो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लगा दो स्कूल के अंदर, ताकि बच्चे जो है वो पढ़ते रहे डेली, है ना, तो वो सीखें। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है, जैसे सुपरवाइज़ करो अपने बच्चों को, ठीक है,
हेल्दी रिलेशन बना के रखो अपने बच्चों के साथ, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करो। अगर कोई बच्चा मेंटली स्टेबल है, उसको कोई जो एकेडमिक प्रेशर है या कोई पीर प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, तो उसको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग या सपोर्ट भी प्रोवाइड करो। फिर आ जाएगा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो वही आ जाएगा कि इंगेज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ग्रुप एंड यूथ टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड सुपरविजन ओवर देयर सराउंडिंग ड्रग्स यूज अब्यूज़। तो अगर देखो कम्युनिटी के आसपास कहीं पे ऐसी चीज़ अगर हो रही है, ठीक है, अब्यूज़ हो रहा है ड्रग्स का, तो उसके ऊपर भी जो है वो सुपरवाइज करो, मिलके काम करो, ठीक है। फिर आ जाएगा काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करो उनको, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर एडोलसेंस स्ट्रगलिंग विद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एनी मेंटल हेल्थ इशू से अगर कोई बच्चा जूझ रहा है या कोई भी एडोलसेंस जूझ रहा है, ठीक है, तो हमें उसको प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। पीर सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है, जैसे कि पीर सपोर्ट प्रोग्राम या ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश करो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे जो है यानी एडोलसेंस जो है जो एडिक्टेड है, ठीक है, वो गाइडेंस एंड सपोर्ट उनको मिल पाए। फिर आ जाएगा रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ड्रग्स, ठीक है, जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आओ, पॉलिसीज़ वगैरह बनाओ, ठीक है। और जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उसको कम करो, ठीक है। असेस टू ड्रग्स, ठीक है, ताकि हर कोई ना ले पाए। और प्रिवेंट अंडर एज असेस टू ड्रग्स, तो प्रिवेंट कर दो कि हाँ 18 साल से बच्चे जो छोटे हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज हो गया, तो वही आ जाएगा कि इंक्रीज़ करो असेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। मेंटल हेल्थ चेकअप करो, ठीक है, अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जैसे स्ट्रेस है उसकी लाइफ में या कुछ भी प्रॉब्लम है। एंड एड्रेस इशूज़ कंट्रीब्यूटिंग ड्रग यूज़, जैसे वही आ जाएगा कि अगर कोई बच्चा है, कोई उसकी लाइफ में इशू है, यानी डिप्रेशन है, मैं कोई फैमिली इशू है, तो उसको एड्रेस करो, ठीक है। एंड ताकि वो यहाँ वाली साइड ना जा पाए, मतलब ड्रग वाली साइड ना, इसकी यूज़ करने की साइड ना जाए। फिर आ जाएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड पॉजिटिव बिहेवियर एंड अचीवमेंट टू बूस्ट सेल्फ स्टीम अमंग अडोलसेंट्स। तो ये वही आ जाएगा कि मतलब बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप बूस्ट करो, ठीक है, कि पॉजिटिव साइड चलो, ठीक है। और जो बच्चा अच्छा कार्य करता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इसके ऊपर कोई टॉपिक लिख रहा है या कोई डिबेट कर रहा है या फिर इसके खिलाफ कोई लड़ रहा है, उसने अपना कोई एनजीओ में योगदान है उसका, ठीक है, तो उनको जो है वो रिवार्ड वगैरह प्रोवाइड करो ताकि दूसरे भी उनसे सीखें कि हाँ ये चीज़ जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट होगी, उनका सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। तो दूसरे बच्चे भी उनको देख के जो है वो उसी साइड पे जाएंगे कि हाँ उसने इसके अगेंस्ट काम करा कि ड्रग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ओवर यूज़ नहीं करना है या अब्यूज़ नहीं करना है, तो उसको ये रिवार्ड मिला तो हमें भी मिलेगा। उसके बाद रिक्रिएशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करो, ये वही बताया मैंने कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो एडोलसेंट्स को कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, अदर एक्टिविटीज़ के अंदर वो इंगेज रहें, ठीक है। फैमिली थेरेपी वही आएगा, ठीक है, कि अगर कोई फैमिली है, ठीक है, उसके अंदर डिस्प्यूट चल रहा है तो उनको जो है वो काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करो। एड्रेस फैमिली इश्यूज़ और कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन फैमिली मेम्बर, वो उसको थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव करो, ठीक है, प्रमोट करो। फिर आ जाएगा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है या एडोलसेंट है वो छोड़ना चाहता है, ठीक है, या उससे कोई छुड़वाना चाहता है, तो उसको जो सर्विसेज देते हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज बोलते हैं उनको हम, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट्स स्ट्रगलिंग विद ड्रग यूज़ या अब्यूज़ से, तो उनका ट्रीटमेंट के लिए भी आपको जो है वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने चाहिए, ठीक है, या प्रोवाइड करनी चाहिए सर्विसेज रिलेटेड टू दिस। फिर आ जाएगा मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये वही आ जाएगा, ठीक है, कि मीडिया के अंदर या फिर टीवी के अंदर प्रोग्राम लेके आओ, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और लोगों के बीच में अवेयरनेस हो गया जैसे कि अबाउट द रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग यूज़, कि अगर कोई इसका यूज़ एंड अब्यूज़ करेगा तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी जो है वो आपको प्रोग्राम लेके आने हैं ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिटरेसी जो है रिलेटेड टू ड्रग यूज़ वो डेवलप हो कि हमें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट टॉपिक, ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक था, दैट्स वाई टाइम लग गया हमारा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, सरल एकदम टॉपिक था, जिन्होंने सुना होगा तो उनका तो हो गया होगा, ठीक है। बोला मैंने थोड़ा फास्ट है बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। और अगर स्लो बोला है तो इसको आप देखा करो 1.25 पे देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, फिर आपको और अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट, ठीक है। तो इसके साथ हमारे 2 यूनिट हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के। थर्ड भी जो है वो हो चुका है, उसका एक टॉपिक बचा हुआ है, आई थिंक 3.3 ओनली, और इसके बाद हमारा एक बचेगा 4th यूनिट, तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो हम आपको एकदम सरल तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका भी थोड़ा सा कार्य जो है वो एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह है, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस के, तो उसमें शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी भी सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट एंड बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।